बदसूरती की वजह से मेरी ननद की कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। इस कारण मेरी सास ने परेशान होकर मेरी लड़के वालों को मेरी तस्वीर दिखा दी और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। और मुझसे मेरी सास बोली कि तुम फिक्र मत करो, शादी वाले दिन मैं चुपके से तुम्हारी जगह ननद को बिठा दूंगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और मैं दूसरी शादी करके अपने ससुराल पहुंच गई। और वहां जब मेरे दूसरे पति को इस पूरी साजिश के बारे में पता चला तो उसने बदला लेने के लिए पहली रात को मेरा जो हाल किया, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी सास जैसे ही मेरे कमरे में आई, मैं तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि वह इतनी सख्त थी कि उनके सामने ना हम बैठ सकते थे ना ही लेट सकते थे। कभी कभार तो मुझे उनके इंसान होने पर शक होता था, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी पाबंदी से उसूलों का ख्याल नहीं करता होगा जितनी पाबंदी से वह इस सब का ध्यान रखती थी। मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। पहले तो सास मुझे कुछ सोचती निगाहों से देखती रही, फिर बोली, मेरे कमरे में आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। मैं भी सास के पीछे ही उनके कमरे में दाखिल हो गई। सामने ही मेरी ननद भी बैठी हुई थी। सास ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी दरवाजे की कुंडी लगाकर बिस्तर पर आकर बैठ गई। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था और शक हो रहा था कि कहीं मेरे खिलाफ ये दोनों माँ बेटी कोई साजिश तो नहीं कर रही हैं। मगर क्या, ये तो तभी पता चलता जब सास कुछ कहती, मगर वह तो बस चुपचाप मुझे देखने में लगी हुई थी। आखिर मुझे खुद ही पूछना पड़ा, माँ जी सब ठीक है ना? जिस पर सास ने गहरी सांस ली और कहने लगी, एक बात बताओ, तुम नीतू को पसंद करती हो ना? नीतू मेरी ननद का नाम था। मैंने उसे देखते हुए इस बात पर सिर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल, नीतू मेरी बहन जैसी है, तो इसे नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सास ने हुंकार भरी और बोली, अच्छा तो तुम इसके लिए क्या कर सकती हो? मेरा मतलब ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो कि इसकी शादी नहीं हो रही है, तो तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? मैंने कहा, जानती हूँ, कई सालों से आप कोशिश कर रही हैं मगर कहीं बात नहीं बन रही। तो अगर आप चाहती हैं कि नीतू के लिए रिश्ता मैं देखूं, तो मैं अपने मिलने जुलने वालों में उसके लिए बात करूंगी। इस साल जल्द ही हमारी नीतू की भी शादी हो जाएगी। इतना सुनते ही मेरी सास ने कहा, मुझे तुमसे इतना ज़्यादा काम नहीं करवाना है। तुम बस एक काम कर दो तो सारी उम्र तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। मैंने अपनी सास से कहा, जी बताइए क्या काम है? जहाँ तक मुझे मुमकिन हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। मेरी सास मुझसे बोली कि नीतू के लिए 2 रिश्ते आए हैं। दोनों ही परिवार बहुत पैसे वाले हैं, जिसमें पहले परिवार का इकलौता लड़का है और दूसरे परिवार में सिर्फ 2 भाई हैं। मैं उन दोनों ही परिवारों में नीतू की जगह तुम्हारी तस्वीर भेज चुकी हूँ, जो उन्हें बहुत पसंद आ गई है और दोनों ही परिवार इस शादी के लिए राजी हैं। दूसरा परिवार, जिसमें उन लोगों के 2 बेटे हैं, वह हमारी नीतू से अपने छोटे बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि वह अपने बड़े बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा था कि जब तक मेरी छोटी बेटी की शादी नहीं होगी मैं बड़ी बेटी की भी शादी नहीं करूँगी। मैं उन लोगों को तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी ही बताया था और इसीलिए वह इस शर्त के साथ नीतू को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी। मेरी सास ने जितनी आसानी से मुझे ये बात कही थी, वह बात मेरे कानों में किसी लावे की तरह गरम गरम गई थी, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं तेज़ आवाज़ में अपनी सास से बोली कि ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी शादी की बात कर रही हैं? इस पर मेरी सास ने मुंह बनाकर कहा, हाँ मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि लेकिन मैं तो आपकी बहू हूँ ना, मेरी शादी तो आपके बेटे रवि से पहले ही हो चुकी है, फिर आप कैसे मेरी दूसरी शादी करवा सकती हैं? इस पर मेरी सास मुझ पर गुस्से में चिल्लाई और कहने लगी, पहले खामोशी से मेरी बात सुनो, यहाँ आओ, आराम से बैठो। मैंने अपनी मर्जी से ही तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई थी, इसीलिए खबरदार जो मेरे आगे ऊंचा बोलने की हिम्मत की। मैं जो कहूँगी बस वही होगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम पहले घर में शादी करोगी
या फिर दूसरे घर में, क्योंकि पहले घर में इकलौता लड़का है। तो मैंने सोचा है कि मैं मंडप में तुम्हारा चेहरा दिखाने के बाद धोखे से नीतू को बिठा दूंगी और उसे ही वहाँ पर विदा कर दूंगी। एक बार अगर शादी हो गई तो फिर वैसे भी कौन किसी का क्या बिगाड़ लेगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने तुरंत ही कहा, लेकिन माँ जी, अगर आप मेरी जगह नीतू को ना बिठा पाई तो? इतने सारे रिश्तेदारों के बीच में आखिर ये कैसे मुमकिन होगा? कहीं आप ऐसा नहीं कर पाई और मेरी ही विदाई उस लड़के के साथ हो गई, तब क्या होगा? नीतू तो कुंवारी ही रह जाएगी। मेरी ये बात सुनकर सास को कुछ अकल आई और फिर वह घबराकर कहने लगी कि ये बात तो तुमने ठीक कही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर ठीक है, अब मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हारी शादी दूसरे घर में ही करूँगी। वहाँ पर नीतू की शादी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं है। आराम से मैं पूरे समाज के सामने नीतू की शादी उनके छोटे बेटे से कर सकती हूँ। मेरी सास के इरादे बहुत ही खतरनाक थे। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, लेकिन जब उन लोगों को इस साजिश का पता चलेगा तो क्या वह नीतू को रखेंगे? जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं तो नीतू की बहन नहीं बल्कि भाभी हूँ और पहले से ही शादीशुदा हूँ, तो वह तो नीतू को भी तलाक दे देंगे। मेरी इस बात पर सास कहने लगी कि वह सब मैंने पहले ही सोच लिया है। तुम्हें यहाँ से मैं विदा कर दूंगी और घर पहुँचते ही तुम पागलपन का और दौरे पड़ने का नाटक करना शुरू कर देना। अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब दिखाना कि उन लोगों को ये लगे कि मैंने एक बीमार लड़की उनके गले बांधी है। आज के ज़माने में कोई भी एक बीमार और पागल लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता, इसलिए वह अपने आप ही तुम्हें तलाक दे देंगे और फिर तुम चुपचाप आराम से घर वापस लौट आना। मैंने अपनी सास से कहा, लेकिन माँ जी, आपको ये बात जितनी सीधी लग रही है ये उतनी सीधी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरा इतना कहना था कि मेरी सास ने मेरा मुंह बंद करवा दिया। वो कहने लगी कि तुम्हें हर सूरत में उस लड़के से शादी करनी ही होगी। 3 दिन के बाद ही तुम्हारी और नीतू की बारात आएगी और मैं तुम दोनों को खुशी खुशी विदा कर दूंगी। मैंने फिर से बोलना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। कहने लगी कि मेरे सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। मैंने कहा, और रवि? तो मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम बस शादी की तैयारी करो। मैंने अपनी सास से कहा कि अगर आपका प्लान कामयाब हो भी जाए और मैं आपकी बात मान भी लूँ, तब भी ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुझे मजबूर ना करें। मैंने आपसे कहा ना कि मैं नीतू के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता तलाश कर लूँगी। मैंने अपनी सास को तसल्ली से समझाना चाहा, लेकिन सास के सर पर तो अजीब ही भूत सवार हो गया था। उन्हें इस वक्त अपनी बेटी की शादी करने के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वह इतनी समझदार होने के बावजूद भी मेरी एक शादी के ऊपर मेरी दूसरी शादी करने की बात कर रही थी, जो कि किसी भी तौर पर सही नहीं था। मेरी सास ने तुरंत ही मेरा हाथ थामा और मुझे स्टोर रूम में लेकर गई और धक्का देकर अंदर की तरफ फेंक दिया और मुझे अंदर बंद कर दिया। बाहर से कुंडी भी लगा दी और कहने लगी, अब तुझे सीधा शाम को ही निकालूंगी। अगर मेरी इस बात के लिए राजी हो गई तो ठीक है, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब सिर्फ अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कर रही हूँ और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरी सास मुझे ये सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सुबक रही थी। तभी मैंने अपनी ननद की धीमी धीमी बोलने की आवाज़ सुनी। मेरी ननद मेरी सास को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि ये सब ठीक नहीं है, भाभी को ऐसे बंद मत करो। लेकिन तभी मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी, जो सास ने नीतू को लगाया था। वह चिल्लाकर कहने लगी, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारी भाभी के साथ अंदर बंद कर दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। इसके बाद बाहर बिल्कुल खामोशी छा गई। मैं काफ़ी देर तक दरवाजे के पास खड़ी लगातार रोती रही। बीच बीच में मैं कमरे का दरवाज़ा भी पीट रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी सास को मुझ पर तरस आ जाए
और वह मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हार कर वहीं दरवाजे से टिक कर बैठ गई और फिर कब मुझे नींद आ गई कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद मुझे अपने बाजू पर एक मजबूत सी चीज़ महसूस हुई। जब मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और मेरे सामने मेरी सास खड़ी हुई थी। वह मुझे धमकाते हुए कहने लगी कि चलो चुपचाप नहा धोकर तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी शादी होने वाली है और उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है। अगर तुमने कोई भी हंगामा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए बगैर कोई नाटक किए फटाफट से तैयार हो जाओ। मैं उनकी बात सुनकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा, माँ जी, मैं ये शादी नहीं करूँगी और मेरे पति कहाँ हैं? अगर आपको मेरी दूसरी शादी करनी ही है तो फिर आप उनके सामने करें। मैं भी हिम्मत जुटाकर उनके सामने डटकर खड़ी हो गई। मगर मेरी इस बात पर मेरी सास कहने लगी, तो इसका मतलब तुम्हें मेरी धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो ठीक है, वह तुम्हारी एक छोटी बहन है ना, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। क्या नाम है उसका? रागिनी नाम है ना? अभी पिछले महीने उसकी शादी में तुम गई थी ना? और अचानक से अपनी सास के मुंह से मेरी बहन का जिक्र सुनकर मैं हैरत में पड़ गई कि वह आखिर इस सब में मेरी बहन की बात क्यों कर रही हैं। तभी मेरी सास कहने लगी, ये वही रागिनी है ना जो घर से भाग गई थी और फिर इसने छुपकर शादी भी कर ली और कुछ ही दिनों के बाद अपने पति से तलाक लेकर ये वापस भी आ गई। तुम लोगों की तो नाक ही कट गई थी, लेकिन अब जब वापस आ गई तो क्या करते? इसीलिए तुम्हारे घर वालों ने फिर झूठ कहकर उसकी दोबारा शादी कराई कि उस बेचारी का तो पति मर गया है। तब जाकर कहीं तुम्हारी भागी हुई बहन का घर बसा है ना। अपनी सास के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उस वक्त मुझे अपनी सास किसी जेलर से कम नहीं लग रही थी। मैं तो अभी तक यही समझ रही थी कि मेरी बहन की ये काली करतूत सारी दुनिया से छुप गई है, लेकिन मैं गलत समझ रही थी। मुझे और मेरे घर वालों को तो ये गलत फहमी थी कि हमने सबसे ये सब छुपा लिया है, लेकिन जिसको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना था उन्होंने तो छोटी से छोटी बात का भी पता लगा लिया था, जिनमें से एक मेरी सास भी शामिल थी। जबकि मैंने तो बहुत अच्छे से इस सारी बात को अपने ससुराल वालों से छुपाया हुआ था, ताकि मैं अपने पति और अपनी सास की नज़रों में ना गिरूं। मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर मेरी सास अच्छे से समझ गई थी कि मैं उनकी इस बात को सुनकर डर गई हूँ। वह मुझसे कहने लगी कि अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं सारी दुनिया में चीख चीख कर ये बता दूंगी कि तुम्हारी बहन एक भागी हुई लड़की है, कोई विधवा नहीं है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई थी। अगर मैं दूसरी शादी करती तब भी बुरी तरह से फंसती, और अगर मैं नहीं करती तब भी नुकसान मेरा ही था। मैं अपनी सोच में ही डूब गई थी। तभी मेरे कानों में सास की आवाज़ दोबारा से पड़ी। वो चिल्लाकर बोली, अब तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं, या फिर मैं सीधा तुम्हारी बहन के ससुराल में जाकर उसके तलाक की तैयारी शुरू करवा दूं, और फिर उसकी जो बदनामी होगी उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही होगी। मैंने तो सुना है कि वो माँ भी बनने वाली है। अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं इस सब में एक झूठ और जोड़कर ये बोल दूंगी कि ये बच्चा भी उसके प्रेमी का है। तब तो तुम्हारी बहन कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। मेरी सास बोली, अब बताओ। मैं बहुत ही हल्के से अपनी गर्दन नीचे झुका दी और मेरे आंसू आंखों से ढुलक कर गालों पर आ गए, जिसका मतलब यही था कि मैं इस शादी के लिए सहमत हूँ। ये मेरे लिए पाप हो सकता था, लेकिन अपनी बहन की बसी बसाई गृहस्थी को बचाने के लिए मैंने ये सब करने का फैसला कर लिया। जो कुछ भी मेरी बहन ने किया था उससे पहले ही मेरा परिवार बहुत दुख से गुजरा था। अब मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं भी अपने परिवार के लिए तकलीफ़ का कारण बनूं। इसलिए मैं चुपचाप तैयार होकर अपनी सास के साथ शॉपिंग करने चली गई। जल्दी ही शादी वाला दिन भी आ गया। मेरी सास फिर से मुझे धमकाने के लिए आ गई कि जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना याद तो है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ।
मैं तुरंत ही अपनी ननद के कमरे में चली गई और वहाँ पर पड़े हुए कीमती कपड़े और जेवर उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि कमरे में सास और ननद के साथ एक पार्लर वाली भी खड़ी थी। मेरी ननद जल्दी से आगे बढ़कर बोली, भाभी, आपको ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने मम्मी को बहुत समझाया मगर वह मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है और ना जाने क्यों भाई का फ़ोन भी इतने दिनों से बंद आ रहा है। वह भी 3 दिन से घर लौटे ही नहीं। पता नहीं वह किस ज़रूरी काम में फंसे हुए हैं। आप बिल्कुल भी तैयार मत हो। मेरे लिए ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अपनी ननद की एक एक बात पर यकीन था। मुझे लग रहा था कि वह जो बोल रही है सच बोल रही है। ये सब सिर्फ मेरी सास की साजिश है। लेकिन अब बात ननद के चाहने या ना चाहने की नहीं थी। बात तो मेरी छोटी बहन की थी, जिसका घर मेरी हाँ या ना जैसी एक छोटी सी बात पर अटका था। अगर मैं इनकार करती तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाता। मैंने अपनी ननद को समझाते हुए कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस ये मेरी किस्मत है। अब देखो ये किस्मत का खेल मुझे कहाँ ले जाता है। चलो अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हारा घर तो बस जाएगा, मेरी बहन का घर तो सलामत बना रहेगा। इसलिए मुझे ये सब करना होगा। तुम किसी भी बात का खुद पर बोझ मत समझो। मेरे लिए तुम भी मेरी बहन की जैसी ही हो और मैं अपनी दोनों बहनों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। ये सब कहते हुए मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और पार्लर वाली से कहा कि अच्छा सा मेकअप करना मेरे आंसू कोई देख ना सके। 2 घंटे की मेहनत के बाद पार्लर वाली ने मुझे अच्छे से तैयार कर दिया। कुछ पल के लिए तो मैं अपने आप को आईने में देखकर बिल्कुल गुम हो गई। मैं इस कदर हसीन थी, इस बात का अंदाज़ा तो पहले मुझे था ही नहीं। लेकिन अब आज जब मैं पूरी तरह से दुल्हन के कपड़ों में तैयार थी, तब मुझे लगा कि मैं आज भी सुंदर लगती हूँ। मैं कमरे में बैठी हुई थी कि तभी बाहर से शोर आने लगा कि दूल्हे वाले आ गए। फिर पता चला कि उनकी ओर से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बस दूल्हा था और 3-4 रिश्तेदार और थे। मेरी और मेरी ननद की बारात बस कुछ गाड़ियों में ही आई थी। मैं कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि ज़िंदगी भी कैसा मजाक करती है। मेरे साथ जो हो रहा था क्या कभी किसी के साथ हुआ होगा। उस वक्त मैं अपने पुराने लम्हों को याद करने लगी, जब मैं पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। हम 3 बहनें ही थे, मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पिता एक बस के ड्राइवर थे। वह बस भी उनकी नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ चलाने के लिए रखा गया था, जिसकी पापा को तनख्वाह मिलती थी। मेरे पापा ने हम लोगों को सख्ती से मना कर रखा था कि हम कोई भी कमाने वाला काम नहीं करेंगे। वह कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी आमदनी कम हो या ज़्यादा, तुम लोगों को इसी में गुजारा करना होगा, क्योंकि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि औरतों की कमाई खाऊं। हमारे घर में ये बात शुरुआत से ही लागू थी कि कोई भी लड़की काम नहीं करेगी। लेकिन पापा ने हम तीनों बहनों को पढ़ाया लिखाया था। ऐसा नहीं था कि लड़की के नाम पर उन्होंने हमेशा हमें घर बिठाया हो। पापा ने जहाँ तक जिसका दिल किया उसे उतना पढ़ने दिया। मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। मेरी मझली वाली बहन ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में थी और सबसे छोटी वाली इंटर पास थी। ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैंने पापा को बोल दिया कि मुझे अब और नहीं पढ़ना, तो मम्मी या पापा किसी ने भी मुझ पर ज़ोर नहीं डाला। उन्हें मेरे फ़ैसले की कदर थी। फिर मम्मी ने पूछा भी कि अब बताओ क्या करना है, पढ़ाई तो तुम कर चुकी। मैंने उनसे कपड़े सिलाई सीखने की बात बोली, जिसकी इजाज़त भी पापा ने इस बात पर दी कि मैं कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्च नहीं चलाऊंगी। हाँ, अगर हुनर के लिए सीखना है तो खुशी खुशी सीख सकती हो। मैंने एक रोज़ पापा से पूछा कि आप मम्मी या हमें क्यों नहीं कमाने देते। अगर हम भी कमाने लग जाएं तो घर के हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जिस पर पापा मुझे प्यार से समझाते हुए बोले कि अगर मैं तुम लोगों से कमाई करवाऊंगा तो कल को तुम जिस घर में भी ब्याह कर जाओगी वह लोग भी तुमसे कमाई ही करवाएंगे और फिर तुम वहाँ मना नहीं कर सकोगी, क्योंकि फिर जवाब में तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि मायके में तो खूब कमाती थी और ससुराल में बैठकर मुफ्त का खाना चाह रही हो, तो यहाँ भी कमाओ।
और तुम लोग ही मेरी जान हो। मैं तुम लोगों को ऐसे दूसरों के लिए अपने आप को खपाते हुए नहीं देख सकता। जब तक मुझ में ताकत है मैं अपने मुताबिक काम कर रहा हूँ और बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी तुम तीनों सिर्फ अपने शौक़ पूरे करो, जो दिल चाहे खुल कर करो। उस रोज़ मुझे मालूम हुआ कि मेरे पिता बहुत बड़े दिलदार आदमी थे। मैंने कपड़े सिलाई करना सीख लिया। उसके बाद कढ़ाई की क्लास में भी दाखिला लिया। मैं बिल्कुल भी खाली नहीं बैठी, हुनर पर हुनर सीखती रही। फिर एक रोज़ पापा मुझे पास बिठाकर कहने लगे, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे बाद 2 बहनें और बैठी हैं, तो मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें ज़माने की इतनी समझ थी कि पढ़े लिखे बाप भी अपनी औलादों से ऐसे पेश नहीं आते थे जितने अच्छे से मेरे पापा हम लोगों से बात करते थे। पापा के फैसले पर मैंने हामी भर दी। वैसे भी मुझे शादी तो करनी ही थी, तो फिर किस बात की देर थी। मेरे हाँ करते ही मेरे लिए रोज़ नए नए रिश्ते देखे जाने लगे और फिर हर रोज़ चाय पानी का इंतज़ाम होता। कभी किसी को हम लोग पसंद आ जाते तो कभी कोई मेरे पापा को पसंद नहीं आता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे लिए किसी राजकुमार की तलाश में थे, लेकिन राजकुमार हर किसी को तो नहीं मिलते। और फिर एक दिन हम पर पहाड़ टूटा। एक रोज़ अचानक मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और वह हमारे बीच नहीं रहे। ये दुख हम तीनों बहनों और मेरी माँ के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पापा ही तो हम सबका सहारा थे। मेरे पापा सिर्फ पापा ही नहीं बल्कि दोस्त भी थे। ऐसे में उनका चले जाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो गए थे। लेकिन फिर मेरे पास हुनर था। मेरी मम्मी भी कपड़ों की सिलाई कर लेती थी, इसलिए हमने इन कामों को संभाल लिया। मेरी मझली वाली बहन भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। हम सब औरतों ने मिलकर घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया। पैसे चाहे कम मिलते हों या ज़्यादा, हम इज्जत से बैठकर अपने घर में कमाने वाले हो गए थे और इसी कमाई से हमारे घर में 2 वक्त का खाना बनने लगा था। पापा के जाने की वजह से ही मेरी मझली बहन ने अपनी पढ़ाई रोक दी। उस वक्त मेरी छोटी बहन कॉलेज में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी भी पढ़ाई रुक गई। मगर वह पढ़ना चाहती थी, वह अपनी पढ़ाई नहीं रोकना चाहती थी और हमने उसकी हर ज़रूरत पूरी करना शुरू कर दिया। जहां हम 5 घंटे काम करते थे, वहीं हम 8 घंटे काम करने लगे। पापा की ख्वाहिश थी कि उनकी बच्चियां अच्छे से पढ़ लिख जाएं। कम से कम अपनी छोटी बहन को अच्छे से पढ़ा लिखा कर हम उसकी ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रखना चाहते थे। फिर इसी तरह मेरे पापा की मौत को 6 महीने गुजर गए। घर भी सही चल रहा था। फिर इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया, लेकिन मम्मी ने उसके लिए बहुत मना किया। उन्होंने कहा कि अभी इनके पिताजी को दुनिया से गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैं ये रिश्ता कैसे तय कर दूं। मगर उस वक्त मेरी सास की ज़िद थी कि चाहे जो भी हो, लेकिन हमें यही रिश्ता चाहिए। फिर आप दहेज बिल्कुल भी ना दें, चाहें तो 2 जोड़ी कपड़े भी ना दें, मगर मुझे आपकी लड़की ही अपने बेटे के लिए चाहिए। और उनकी इतनी ज़िद ज़ोरदार थी कि उसका नतीजा फिर ये निकला कि अगले महीने ही मेरी शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर यहाँ चली आई। और फिर यहाँ आते ही मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया, क्योंकि मेरी सास हद से ज़्यादा सख्त औरत थी। उनके अलग ही नियम थे और मैं हमेशा उनके बनाए हुए नियमों के मुताबिक चलने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी भी मुझसे खुश ही नहीं रहीं। वह कहते हैं कि उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, मगर मेरी फूटी किस्मत कि मैं उन्हें जितना खुश करने की कोशिश करती, वह मुझसे उतना ही ज़्यादा और नाराज़ हो जाती। रवि यानी कि मेरे पति मुझे सपोर्ट करते थे, मगर वह जब काम पर जाते तो मुझे सास के ताने सुनने से कोई नहीं रोक सकता था। रवि को जब मैं अपनी सास की शिकायत लगाती तो वह नरम लहजे में मुझसे कहते कि देखो यार, सब्र करो और बर्दाश्त करो, क्योंकि माँ हमेशा तो नहीं रहेगी हमारी ज़िंदगी में, इसलिए उनकी जितनी ज़िंदगी है उन्हें खुश कर दो, ताकि वह इस दुनिया से अपनी औलाद के हाथों नाराज़ होकर ना जाएं। मुझे अपने पति की बात भी ठीक लगती थी, इसलिए मैं अपनी सास की हर बात को नज़रअंदाज करती जाती, लेकिन ये मेरी गलती थी। मुझे पहले दिन से ही अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था।
शादी के 3 साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी और मेरी पोजीशन पूरे ससुराल में बहुत गिर गई थी। मैं हद से ज़्यादा शर्मिंदगी से भर गई थी। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करती, मगर मेरी सास मुझे बांझ होने का ताना ज़रूर मारती थी, जिसकी वजह से मैं अपने आप में ही कटकर रह जाती। लेकिन मेरे पति रवि हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते कि तुम देखना, एक दिन हमारी औलाद ज़रूर होगी। अभी बस वह हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब सब तुमसे बहुत खुश होंगे और तुम अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी परवरिश करोगी। रवि की बातें मुझे कुछ पल के लिए सुकून से भर तो देती, लेकिन फिर बाद में सास कोई न कोई ऐसी बात का ताना ज़रूर मार देती जो मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाती। लेकिन मैं अपनी सास के लिए इस बात की एहसानमंद थी, जिन्होंने बगैर दहेज के ही मुझे अपने बेटे की पत्नी बनाया था। यही सोचकर मैं उनकी अपनी हिम्मत से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश करती, लेकिन उन्हें शायद मेरी इज्जत और खिदमत रास ही नहीं आई। इसीलिए मेरे साथ वह ये सब कुछ कर रही हैं। मेरी ननद नीतू का रंग बहुत दबा हुआ है और अब तो उसने उल्टा सीधा खा पी कर अपना वजन भी बहुत बढ़ा लिया है। उसने कभी भी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से उसका वजन बढ़ता चला गया और ऊपर से वह एक नंबर की पेटू भी है। पढ़ने लिखने में भी बिल्कुल भोंदू। धीरे धीरे वह बेडौल होती चली गई, लेकिन एक खूबी उसमें ये भी थी कि वह जहाँ रहती बस हंसती मुस्कुराती रहती और सबको खूब हंसाती रहती। उसका दिल बहुत नेक है। उसे खाना बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। वह नई नई तरह की डिशेस बनाती और सबको खिलाती। इसीलिए वह खाना बनाने वाली किताबें भी बहुत ध्यान से पढ़ती। टीवी रेडियो पर भी खाना बनाने वाले प्रोग्राम को बहुत ही मन से देखा करती। जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता, वह उसकी बिना तारीफ किए हुए नहीं रह पाता। लेकिन बस उसके बड़े हुए वजन और दबे हुए रंग की वजह से ही मेरी सास हमेशा उसे शादी के लिए ताने मारा करती। इसी दौरान मेरी सास ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे मेरी 2-3 तस्वीरें मंगाईं और जब मैं उनसे इसकी वजह पूछी तो सास कहने लगी कि पहले तुम मुझे अपनी तस्वीरें ला कर दो, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे उनका क्या करना है। उनकी बात मानते हुए मैंने अपनी कुछ तस्वीरें उन्हें दे दी थीं। फिर वह मुझसे कहने लगी कि ये तो तुम जानती हो कि नीतू का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा है और इसीलिए मैंने सोचा है कि ये दुनिया सीधे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बात का क्या मतलब है। तब मेरी सास को इस बात का एहसास हुआ कि वह मुझे अपने प्लान के बारे में अनजाने में बताने जा रही थी। तभी वह मुझसे गुस्से में बोली कि तुम अभी तक कमरे से गई क्यों नहीं? अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ और जितना काम तुमसे कहा जाए बस उतना ही किया करो। आइंदा से सवाल जवाब करने की कोशिश मत करना। मैं भी चुपचाप कंधे उचकाकर वहाँ से वापस आ गई। कुछ दिनों तक तो मैं इस सब के बारे में सोचती रही कि आखिर मेरी सास ने मेरी तस्वीरें क्यों मंगाईं, लेकिन फिर मैं कुछ दिन बाद ये बात पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ननद मुझे जब भी देखती तो वह मुझसे बात करने आ जाती थी। उसके अंदाज और तरीके से ऐसा लगता जैसे वह मुझे कोई बात बताना चाहती हो, मगर मेरी सास की निगाहें हर वक्त उस पर रहती। वह जैसे ही नीतू को मेरे करीब देखती झट से उसे किसी न किसी काम में लगा देती और अक्सर उस बेचारी को डांट पड़ जाती कि क्यों तुम हर वक्त अपनी भाभी के आसपास मंडराती रहती हो। जब तुम्हारा अपनी भाभी से कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों वहाँ पहुँच जाती हो। मेरी ननद एक सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी। मेरी सास नीतू पर तो ज़्यादा पाबंदी लगा नहीं पा रही थी, इसलिए एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम नीतू से दूर रहा करो। उस दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि माँ जी, अगर नीतू मेरे पास कुछ घड़ी के लिए रुक जाए तो ऐसा क्या हो जाता है? मैं तो उसे अपनी बहन की तरह ही चाहती हूँ और वह मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। इस पर मेरी सास मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे मनुष्य साहे से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे तो कोई औलाद हुई नहीं, तुम तो एक बांझ हो और मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बुरा साया उस पर पड़े
और फिर वह भी अपने ससुराल में बस बैठी खाती रहे। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उस रात मैं खूब रोई। जब रात में रवि की आंख खुली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया था, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। रवि ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें कल मायके छोड़ दूंगा। इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और माँ की बातों का कुछ असर भी कम हो जाएगा। अगले दिन ही मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आ गई थी, लेकिन वहाँ पर तो एक नई परेशानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन जो बहुत पढ़ लिख गई थी, वह घर से भाग गई थी। उसे अपनी ही यूनिवर्सिटी का एक लड़का पसंद आ गया था और इसीलिए उसने हमारी इज्जत का कोई भी लिहाज नहीं किया और बस अपने चंद कपड़े लेकर वह यूनिवर्सिटी से ही उसके साथ भाग गई। घर में हम सिर्फ औरतें ही थे, तो हम आखिर कहाँ तक उसका पीछा करते। इसलिए रो धोकर चुपचाप घर में ही बैठ गए। मैंने ये बात रवि को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब एक और नया तमाशा मेरे लिए खड़ा हो जाए। लेकिन फिर 1 हफ्ते के बाद ही मेरी बहन ने फ़ोन कर दिया और कहने लगी कि मेरे लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके कहने से क्या होता है, जो परेशानी हमें मिल चुकी थी वह तो मिल ही गई थी। हमने जैसे तैसे इस बदनामी के घूंट को हजम करके अपने हलक से नीचे उतार लिया। लेकिन फिर 1 महीने के बाद ही मेरी छोटी बहन रोती धोती हुई वापस घर आ गई, क्योंकि उसने जिस लड़के के साथ शादी की थी उसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी थी। और जब मेरी बहन को इस बारे में पता चला तो वह उसे तलाक लेकर घर आ गई। पहले हम जहाँ परेशान थे वहीं फिर हमने खैर मनाई कि चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम बच्ची घर वापस तो आ गई। फिर मेरी मम्मी ने दोनों बहनों के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए और मझली बहन की शादी करने के बाद उन्होंने छोटी बहन की भी शादी कर दी और सबको यही बताया कि वह विधवा है। उसकी शादी में शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आईं, मगर फिर जैसे तैसे हो गई और अब कहीं जाकर मेरी माँ सुकून के साथ रह रही थी। लेकिन इधर मेरी तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। रवि को कंपनी की तरफ से 2 हफ्तों के लिए बाहर टूर पर जाना था और वह जैसे ही यहाँ से चले गए वैसे ही मेरी सास ने ये शादी वाला हंगामा खड़ा कर दिया। इस सब में मुझे अपनी ननद से कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह लड़की अपनी तरफ से बिल्कुल सही है। उसने हर पल मेरा साथ दिया, बल्कि उसने मुझे यहाँ से भगाने का भी बंदोबस्त किया। लेकिन मेरे लिए तमाम रास्ते बहुत मुश्किल थे, मैं चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। इसलिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं अपनी सास के हर जुल्म को बर्दाश्त करूं या फिर मर जाऊं। लेकिन मेरे लिए पहले वाला ऑप्शन ही ठीक था, क्योंकि मरने के बाद तो मेरे परिवार की और भी ज़्यादा बदनामी हो जाती और ये मामला कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाता। शायद मेरी बहनों पर भी इस सब की आँच आती। इसीलिए मैं फिर चुपचाप तैयार होकर कमरे में बैठ गई थी और इस सब को अपनी किस्मत मानकर मैं हार भी मान चुकी थी। फिर तभी जब दरवाज़ा हल्का सा बजा और मेरी सास आई और बोली, देखो बहू, अगर तुमने अब इनकार किया तो फिर जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। इतनी धमकी देकर वह फिर वापस चली गई। कुछ देर के बाद पंडित जी ने हमें बुला लिया और वह शादी के मंत्र पढ़ने लगे। चंद मिनट के बाद ही मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी, जबकि मैं एक पुतले के जैसी बैठी हुई थी। मैंने देखा मेरी ननद की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता था, कौन सा कोई चमत्कार होना था। शादी के फौरन बाद ही विदाई की तैयारी शुरू हुई और फिर मेरी विदाई हो गई। सास मुझे बार बार अपने गले से चिपका कर प्यार दिखा रही थी और ससुराल वालों को सबको कह रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। उन्होंने किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि ये मेरी लड़की नहीं बल्कि मेरी बहू है। झूठ की भी हद होती है। मैंने ये बात अपने दिल में सोची। विदाई के वक्त मैं एक बार गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन मुझे मेरी ननद नीतू कहीं भी दिख नहीं रही थी। पर मैं सबकी परवाह छोड़कर पत्थर दिल लेकर गाड़ी में चुपचाप बैठ गई। उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत थी ये मैं चाहूँ तो भी बयान नहीं कर सकती। मेरी सास ने तो मुझे एक प्लास्टिक की गुड़िया समझकर दोबारा ब्याह दिया था।
मुझे उस वक्त बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं खुद पर मुश्किल से काबू करके बैठी थी। रह रह कर मुझे अपने पहले पति का ख्याल सता रहा था। यही सोच रही थी कि मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी, या जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह तो मुझे छोड़ ही देंगे। मैं यही सोचती रही कि मैं उन्हें क्या कहूँगी। सच जानने के बाद तो वह गुस्से से पागल हो जाएंगे, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने उन्हें फ़ोन करने की भी बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। अगर मेरी ननद की शादी नहीं हो रही थी, उसमें ये सारी कमियां थीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा था? अगर मेरी सास मुझे ऐसी बर्बादी करके विदा करेंगी तो क्या उसकी बच्ची खुश रह पाएगी? यही सारी बातें मेरे दिल में आ रही थीं। खैर, मेरे दिल में चाहे कितना भी कुछ ना चल रहा हो, पर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। सिवाय चुपचाप बैठे रहने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अभी कुछ दूर का ही सफ़र तय हुआ था कि तभी फिर एक कयामत मुझ पर टूटी, जब रास्ते में हमारी गाड़ी को पुलिस वालों ने घेर लिया। मेरे दूसरे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे भी अपनी हिरासत में लेते हुए वह वापस मेरे ही पहले ससुराल पहुंच गए, और वहां जाकर पुलिस ने सास को भी गिरफ्तार कर लिया। मुझे ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी सास ने एक नया ड्रामा रचा। गिरफ्तार होने के बाद वह झूठ बोलने लगी कि ये मेरी बहू नहीं है, बल्कि इसने तो मेरे बेटे को तलाक दे दिया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप मेरी बेटी नीतू से पूछ लें। लेकिन मेरे पैरों तले ज़मीन तो तब निकली जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ होने वाले इस जुर्म की रिपोर्ट खुद नीतू ने ही दर्ज करवाई थी, और उसने ही गवाही दी थी कि मेरी माँ ने सिर्फ पैसे और मेरी शादी के बंदोबस्त के लिए मेरी भाभी की दूसरी शादी करवाई है, और मेरे रिश्ते के लिए भाभी की तस्वीरें मेरी जगह भेजी। और फिर उस लड़के के बड़े भाई ने ये शर्त रखी कि उससे जब भाभी की शादी होगी तभी उसके छोटे भाई की शादी मुझसे करवाई जाएगी। इसी बीच मेरे पति रवि भी आ गए, और उन्हें जब हकीकत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी माँ की शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि वह औरत उनकी माँ हो ही नहीं सकती, जो अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे की खुशियाँ तक कुर्बान कर डाले। मैं भी बहुत घबरा गई और रवि को बताने की कोशिश करने लगी कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी इस बात पर रवि मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। ये तो मेरी भी फूटी किस्मत थी कि जब माँ ने ऐसी साजिश रची तभी मुझे ऑफिस के काम से बाहर भेजा गया, और मैं जिस जगह गया था वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी ना आने की वजह से फ़ोन ही नहीं लग रहा था, जिस कारण मैं घर पर ना तो बात कर पा रहा था और ना ही किसी का मेरे पास फ़ोन आ पा रहा था। लेकिन ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं आज ही लौट रहा था, और आज ही मुझे पुलिस ने फ़ोन करके इस सारी साजिश की खबर दे दी। तुम पर जितना जुल्म होना था हो चुका, लेकिन अब बस मैं और तुम ही साथ में रहेंगे। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। तुमने माँ को हर तरह से खुश करने की कोशिश की, उनकी हर बात मानी, लेकिन फिर भी उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बन सकी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा असली मान कभी जाना ही नहीं। पर अब बहुत हो चुका। इसके बाद से मैं और रवि एक साथ रहने लगे, और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और एकदम खुशहाल हो गई। कुछ समय के बाद हमने नीतू की भी शादी एक अच्छी जगह पर कर दी। हमने उसके लिए रिश्ते ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर इस दौरान उसने अपने ऊपर अच्छे से ध्यान भी दिया, जिस वजह से उसकी पर्सनैलिटी में भी गजब का बदलाव आया, और भगवान के आशीर्वाद से मैं एक प्यारे से बेटे की माँ भी बन गई। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही होता है। मेरी ननद दिल की अच्छी थी, और इसीलिए भले ही उसकी शादी में देरी हुई, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसे बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला, और मुझे भी मेरे सब्र का फल मेरे बेटे के रूप में मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।